वेलकम टू माय चैनल। तो बात कर लेते हैं HAL या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आपने अगर इसका नाम तो सुना ही होगा जहाँ तक है। इसके अंदर वैकेंसीज निकली हैं। एक PSU कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो इसके अंदर जो न्यू वैकेंसीज हैं वो निकली हैं। लेकिन आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ ताकि आपका टाइम बाद में वेस्ट ना हो कि जितनी भी वैकेंसीज हैं ये सभी वैकेंसीज टेन्योर बेसिस पर निकली है। मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ही इसमें कंटिन्यू करें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है। बाकी जो लोग छोड़ के जाना चाहते हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं ताकि हमारा चैनल ग्रो होने में थोड़ा सा हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो वैकेंसीज निकल कर आ रही हैं उनों की डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट वैकेंसी जो है वो फिटर की है। इसके लिए ITI मांगी गई है। NAC 3 साल की हो या फिर NAC 2 साल की हो, प्लस जो NCVT का सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रीशियन के लिए वैकेंसीज निकली हैं जिसमें भी NAC 3 साल की हो या फिर NAC हो 2 साल की, प्लस NCTVT का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। दोनों के लिए जो पे स्केल है वो C5 वाला है। अब C5 में कितनी सैलरी रहेगी वो आगे जाके डिस्कस करेंगे, आगे इन्होंने दिया हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर। अब आते हैं स्टोर क्लर्क, कमर्शियल असिस्टेंट, एडमिन असिस्टेंट। ये जो वैकेंसीज हैं इनों के लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। BA हो, BCom हो, BSc हो, BBA हो, मतलब कि कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसका फॉर्मेट हो 10+2+3, मतलब कि आपका 3 साल की जो डिग्री होती है वो होनी चाहिए आपकी क्लियर। प्लस इसमें जो एक सर्टिफिकेट बोला गया है जिसमें कि आपका टाइपिंग का हो, एक मिनट का गया, सर्टिफिकेट इन टाइपिंग स्टेनोग्राफर PC ऑपरेशन, किसी में भी एक आपके पास में मिनिमम 3 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब कि 3 साल से कम का सर्टिफिकेट, ज़्यादा का सर्टिफिकेट, कम का सर्टिफिकेट हुआ तो आपको वैलिड नहीं माना जाएगा। सिंपल सी बात है कि आपके पास में कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 3 महीने का। नेक्स्ट वैकेंसी जो निकल कर आ रही है वो है अकाउंटेंट की। ये भी C5 में है। इसके अंदर BCom मांगी गई है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अंडर 10+2। वही मतलब कि आपके पास में 3 साल की जो डिग्री होती है BCom वाली वो होनी चाहिए। साथ ही में वही 3 मंथ्स का जो वो सर्टिफिकेट है वो भी मांग लिया है कंप्यूटर ऑपरेशन में। नेक्स्ट जो वैकेंसीज निकल कर आती है वो सिविल में है। ओके, सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है और D6 की वैकेंसीज है। इसके अंदर 3 साल का आपके पास में रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। इन्होंने रेगुलर मेंशन कर दिया है इसके अंदर, तो मतलब कि रेगुलर डिप्लोमा इसमें मांगा गया है। नेक्स्ट जो वैकेंसी निकल कर आती है टेक्नीशियन मांगा गया है इलेक्ट्रिकल में। ये भी D6 की वैकेंसी है, D6 पे स्केल की। और इसके अंदर 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, टेलीकम्युनिकेशन में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इन सभी में जो डिप्लोमा है वो मांग लिया गया है। 3 साल का मिनिमम आपका डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट जो निकल कर आते हैं टेक्नीशियन, इसमें मांग लिया गया है 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लास्ट जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट IT की। ये भी D6 की है, मतलब कि 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी कहाँ गया, अच्छा हाँ, कंप्यूटर में होना चाहिए आपके पास में, या फिर कंप्यूटर साइंस में आपके पास में ये डिप्लोमा होना चाहिए। तो वह सभी टाइप की जो सभी टाइप की जो रिक्रूटमेंट है, जो पे स्केल है वो हर एक टाइप का ही दे दिया गया है। प्लस जो यहाँ पे ITI डिप्लोमा प्लस डिग्री तीनों ही इसमें मांग लिए गए हैं। तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी अभी और आगे देखते हैं कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट जो आता है क्वालिफ़िकेशन वगैरह जो है ये मैंने आपको बता ही दी है। कैंडिडेट विल बी पार्ट, हाँ यहाँ पे विकी मेंशन कर दी गई है जैसा कि इसमें लिखा है, इसीलिए निकाला था मैंने। ये वाला पॉइंट देखिए, इसमें लिखा है कि जो पार्ट टाइम या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट या फिर डिस्टेंस एजुकेशन से जिन्होंने भी पढ़ाई करी है या फिर E-लर्निंग से जिन्होंने भी पढ़ाई करी है वो लोग एलिजिबल नहीं है। तो अप्लाई आप ना करें क्योंकि आपका पैसा ही वेस्ट होगा फॉर्म वॉर्म भरने में। अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन करी है या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से करा है, पार्ट टाइम करा है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। केवल और केवल जो रेगुलर लोग हैं वही इसमें एलिजिबल माने गए हैं।
एज रिलैक्सेशन, अच्छा एज जो मांगी गई है ये 28 साल आपकी एज मांगी गई है। 28 साल 1 अगस्त 2023 तक आपकी 28 साल तक एज होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए जनरल वालों के लिए, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हों के लिए। बाकी सबके लिए तो जो एज़ पर रेगुलर गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो छूट मिलती है वो छूट दी जाएगी। तो एज में भी कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको एज मिलती है उसी हिसाब से इन्होंने दे दी गई है। प्लेस ऑफ द पोस्टिंग, हाँ ये प्लेस ऑफ द पोस्टिंग यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर जो फैक्ट्री है इसकी कर्नाटका के अंदर HAL की, वहाँ पर ही ये पोस्टिंग दी जाएगी। और बाकी अगर किसी जगह पर रिक्वायरमेंट रहती है तो उसके अंदर ट्रांसफ़र भी करा जा सकता है, लेकिन मेनली जो वैकेंसीज निकली हैं ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री के लिए ही निकली हैं। नेक्स्ट निकल कर आता है टेन्योर ऑफ द अग्रीमेंट। 4 साल का ये अग्रीमेंट होने वाला है। इन्होंने बता दिया है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये 4 साल के लिए होने वाला है, और कोई भी आपको ऐसे एश्योरेंस नहीं दी जाती, मतलब कि कोई भी ऐसा वो नहीं रहेगा कि आपको रेगुलर करा जाएगा। तो इस चीज़ की आप भरोसे ना रहें कि आपको रेगुलर कर दिया जाएगा, इसके लिए इन्होंने पहले ही मना कर दिया कि रेगुलर आपको नहीं करा जाएगा। तो इसके लिए आप बाद में इनको फोर्स भी नहीं कर सकते। अब आते हैं कि पैसा कितना मिलेगा, फ़ीस कितनी, मतलब कि जो सैलरी है वो कितनी मिलेगी। तो देखो बेसिक पे जो है, जैसा कि मैंने पे स्केल बताया था ऊपर, C5 था एक और एक D6 था। तो C5 वालों के लिए 22,000 बेसिक है। इसके अलावा जो 25% बेसिक का 25% है वो आपको एज अ पर्क मिलेगा। इसके अलावा HRA मिलेगा और DA मिलेगा। तो अच्छी खासी सैलरी मेरे हिसाब से बन रही है ये। 22 का आधा हो गया 11, 5.5 और 22, 27, 27.5 तो यही हो रहा है। बाकी इसके अलावा भी ये जो दो हैं DA और HRA ये भी मिलेंगे, तो ये भी अच्छे खासे लगभग 30-35% तो आराम से जाएगा। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग, तो यही दोनों जो हैं वो 67% के आसपास जाते हैं। बाकी देखते हैं ये कितने निकालते हैं। तो मिनिमम सैलरी आपके मान के चलो 35,000 तो मिनिमम है ही, इसके ऊपर हो तो कुछ कह नहीं सकते। अगर बात करें जो D6 वाले हैं उनों के लिए 23,000 तो बेसिक ही है। इसके अलावा 25% बेसिक का जो है वो मिलेगा आपको पर की तरह 1,500 रुपये आपको, और जो हॉस्पिटल अलाउंसेस वगैरह जो होते हैं वो मिलेंगे। इसके अलावा HRA और जो DA है वो भी मिलने वाला है। तो अच्छी खासी सैलरी आपकी रहने वाली है मेरे हिसाब से। 40,000 के आसपास तो बैठेगी ही ये, और इवन ज़्यादा ही बैठेगी, कम ही बता दिया है मैंने, क्योंकि HRA और ये इसमें वैसे क्लियरली नहीं बताया कि कितना % मिलने वाला है, तो वो डाउटफुल है थोड़ा सा। बाकी मोटा मोटी आपका 30,000 तो यही बैठ जा रहा है जो सारा मिलाकर यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसके बारे में। द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लाइट फाउंड कंट्रीब्यूशन, वही सब लिखा है इसमें, DA TA सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको वो नहीं करा जाएगा, रेगुलर नहीं करा जाएगा। साथ ही में अगर आपकी नाइट शिफ्ट लगती है तो नाइट शिफ्ट का भी एक अलाउंस आपको दे दिया जाएगा। नाइट शिफ्ट अलाउंस भी इसमें एप्लीकेबल हो जाओगे आप लोग। नेक्स्ट जो पॉइंट निकल कर आता है वो है कि हमारा जो सिलेक्शन होगा उसका प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है, एक रिटर्न बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सिंगल रिटर्न बेस्ड एग्जामिनेशन है। उसी के बेस पर आपका जो सिलेक्शन है वो होने वाला है। अब इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स हैं वो कितने रख दिए गए हैं। जो जनरल कैटेगरी या फिर OBC कैटेगरी के हैं उन्हों के कैंडिडेट के लिए 60% मिनिमम रख दिया गया है। इससे कम आएंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा बिना। लेकिन एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये मिनिमम बोला गया है, ऐसा नहीं है कि यही कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी, लेकिन इससे जितने भी कैंडिडेट कम आते हैं उन को तो सीधे सीधे बाहर कर दिया जाएगा, बाकियों के लिए मेरिट बनाई जाएगी। अब आते हैं SC ST PWD, इसके लिए उनके लिए 50% मार्क्स रख दिए गए हैं एज अ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अब आते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है कि सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला है एग्ज़ामिनेशन का। डेट ऑफ द वो देख लेते हैं, रिटर्न एक्शन, हाँ ओके, यहाँ पर दिया गया है कि जो एग्ज़ामिनेशन है वो कितना 2.5 घंटे का होने वाला है। 2.5 आवर्स, मतलब कि 2.5 घंटे का ये एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, जिसके अंदर 3 पार्ट्स होने वाले हैं। पार्ट्स में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के होंगे। पार्ट 1 में क्या होगा, जो आपका जनरल अवेयरनेस है उसके क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के।
देन सेकंड पार्ट जो होगा उसके अंदर 40 क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश के और रीजनिंग के, ये 40 क्वेश्चन हो गए। और जो थर्ड पार्ट होने वाला है उसमें जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपकी प्रोफिशिएंसी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे स्ट्रीम से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इस हिसाब से हो गए ये 140 एंड 160 क्वेश्चंस हो गए। और उसी बेसिस पर आपकी जो मेरिट है वो बनने वाली है। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली, मतलब कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके आ सकते हैं। तो इसमें ये अच्छी चीज़ है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर फ़िलहाल के लिए नहीं दी हुई। अब आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया। सिर्फ़ और सिर्फ आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, कोई भी पोस्टल तरीके से या फिर किसी और तरीके से आप अप्लाई नहीं कर सकते। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, जब जो भी लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उन लोगों के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड विद द सिलेक्शन विल हैव टू अंडरगो अ प्री एग्जामिनेशन फ्री एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन एट द HAL का जो अपना हॉस्पिटल है वहीं पर ये लोग करवाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने लोकल हॉस्पिटल में जाके जो अपना मेडिकल है वो बनवा लें। जो इनको HAL का खुद का जो एक हॉस्पिटल है उसके अंदर ही ये लोग मेडिकल करवाने वाले हैं। तो आपके पास में ऐसा भी नहीं कि आप कुछ इधर उधर कर दो, क्योंकि वहाँ होगा तो ये सब ऑप्शंस ख़त्म ही हो जाते हैं। अब आते हैं कि डेट, देखो डेट फॉर्म भरने ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और जो इसकी लास्ट डेट होने वाली है वो होगी 24/9/2023। तो अच्छी खासी टाइम अभी इस टाइम पर है। आज क्या है, 13 तारीख है, लगभग 11 दिन बचे हैं आपको अप्लाई करने के लिए। आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा वेट करना, मतलब कि वेट ना करें लास्ट डेट का, जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर लें। और मैंने शायद एक चीज़ पॉइंट छोड़ दिया है कि फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो जो SC ST PWDs हैं उन लोगों के लिए कोई फ़ीस नहीं है, और जो जनरल कैटेगरी या फिर OBC कैटेगरी के जो लोग हैं उन लोगों के लिए 1000 रुपीज़ फ़ीस रहने वाली है। शायद मैंने उसका वो लेना भूल गया हूँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी मैंने ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को कवर कर दिया है। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।